Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the embryonic development in the humans are there. So after the fertilization, zygote is formed and the zygote will start the cleavage after the 30 hour of the fertilization. जो cleavage होती है that is complete cleavage. We also call it as an holoblastic cleavage. As you know, human egg is alecythal, there is no yolk. So cleavage is holoblastic. Holoblastic cleavage mean it will completely divide the zygote into two equal parts are there. तो पहली जो क्लीवेज होती है वो 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाती है और जो क्लीवेज होती है इसमें जो क्लीवेज पैटर्न चलता है वो रेडियल क्लीवेज होती है, ठीक है ना, बिकॉज रेडियल क्लीवेज आर सीन इन डिट्यूरियोस्टोमिया और डिट्यूरियोस्टोमिया जो है काइनोडर्मेटा से लेकर मैमल्स तक चलता है, तो इसमें रेडियल क्लीवेज होती है। और जो इनडिटर्मिनेट भी हम बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज भी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो जो दो ब्लास्टोमियर बनते हैं वो स्लाइटली अनईक्वल होते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर हम बोलते हैं कि क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक and the two blastomere which are formed is slightly unequal. One blastomere will be slightly larger and another blastomere will be smaller is there. तो हम बोलेंगे holoblastic unequal cleavage is there. And the जो blastomeres बनते हैं ये these are the blastomeres are there. Second cleavage जो है fertilization के 40 आवर्स के बाद होती है, यानी कि 10 आवर्स पहली क्लीवेज जो है वो मैंने आपको बताया 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुई है, तो अगली क्लीवेज उससे 10 घंटे बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन से 40 आवर्स के बाद होती है। सेकंड क्लीवेज इज़ देयर। थर्ड क्लीवेज थर्ड डे पे हो जाती है। और जो क्लीवेज जो है मैंने आपको बताया ये रेडियल होता है। रेडियल क्लीवेज के अंदर अगर आप देखोगे कि ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे आर अरेंज वन अपॉन द अनदर, एक के ऊपर एक ऐसे ब्लास्टोमियर्स अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द रेडियल क्लीवेज इज़ देयर। अब थर्ड डे पे आके मैंने आपको बताया थर्ड क्लीवेज हो जाती है। फोर्थ डे पे आते आते 8 टू लेके 16 तक सेल्स तक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये मास ऑफ द सेल्स जो जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे सेल्स बने इसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये जो मास ऑफ सेल्स बनता है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, वी आल्सो कॉल इट एज एन मॉरुला। मॉरुला नाम लिखा गया मलबरी से। मलबरी जो शतूत होता है, शतूत के आपको पता है कि अगर आप देखोगे दे आर स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं, तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मलबरी इसका नाम रखा गया मॉरुला। तो ये आप देख रहे हो 16 सेल स्टेज मॉरुला इज़ देयर। अब ये जो क्लीवेज होती है ये होती तो लाइक ए माइटोसिस है, लेकिन माइटोसिस में आपको पता है कि सेल दो में डिवाइड करता है, फिर दे रिटेन देयर ओरिजिनल साइज। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो पहली क्लीवेज साथ ही दूसरी क्लीवेज जो ब्लास्टोमियर का साइज़ है वो कम होता शुरू हो जाता है। जब ब्लास्टोमियर का साइज़ कम होगा तो इसमें अगर आप देखोगे न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस कम है। जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसीड होगी हर ब्लास्टोमियर की न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब इसमें देखोगे न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इस सेल में देखोगे इस सेल की न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होगी इस सेल से, क्यों, इसमें साइटोप्लाज्म और कम हो गया इस सेल में। ऐसे न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ती है, तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि वो एक स्पीसीज स्पेसिफिक ना हो जाए। हर स्पीसीज के सेल की एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है। जब वो अचीव हो जाती है तो वो सेल डिवाइड करना जो है वो बंद कर देता है, ठीक है। इससे एक यूनिसेलर जाइगोट मल्टीसेलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि एक यूनिसेलर जाइगोट से पूरा एक जो बेबी तैयार होता है उसमें फ्रॉम हेयर टू नेल होते हैं, सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो एक डिफरेंट सेल से बनते हैं, डिफरेंट सेल से बनते हैं। तो वो जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो जब बनेंगे, ठीक है ना, अल्टीमेटली क्लीवेज होगी तो एक यूनिसेलर सेल्स स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी सेलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो क्लीवेज है इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट क्लीवेज हुई है, ये दो ब्लास्टोमियर्स बने हैं, किसी तरीके से दोनों ब्लास्टोमियर्स अलग हो जाएं तो बोथ द ब्लास्टोमियर कैन गिव राइज टू एन टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स आर देयर। ऐसे ही ट्विंस बनते हैं। ट्विंस में भी ऐसे होता है, जाइगोट बना, क्लीवेज होगी, दो ब्लास्टोमियर किसी रीजन से अलग हो गए, वो रीज़न हमें नहीं पता लगता, ठीक है ना। एंड बोथ द ब्लास्टोमियर आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एन कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो इवन अप टू द फोर्थ अप टू द एट्थ ब्लास्टोमियर्स आवर इवन अप टू द एट्थ ब्लास्टोमियर स्टेज तक जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो प्रॉपरली डिटर्मिन्ड नहीं हुए होते,
ठीक है ना। उसके बाद जब 1664 सेल स्टेज आ जाती है तब वो ब्लास्टोमेयर्स डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि नाउ दे आर डिटर्मिनेंट टू फॉर्म ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज देयर, लेकिन इनिशियल कंडीशन में दे आर नॉट डिटर्मिनेंट because if they are two blastomeres, if you separate these two blastomeres from each blastomere, complete individuals will be formed। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। तो उसके बाद 4th डे पे मैंने आपको बताया कि ये 8 to 16 सेल्स तक स्टेज पहुंच जाती है, जिसको मैं मोरूला कहता हूँ। उसके बाद फर्दर डिवीजन होती है, 64 सेल्स तक स्टेज आ जाती है। ठीक है, जब 64 सेल स्टेज आ जाती है तो होता क्या है, व्हाट हैपन्स, 64 सेल स्टेज में जब आ जाएगी तो कुछ सेल्स जो है दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द पेरिफेरी, कुछ सेल्स जो है अरेंज ऑन द पेरिफेरी, और बाकी के सेल्स जो हैं वो किसी एक कॉर्नर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। जब ये मोरूला बना, मोरूला के बाद अब एक प्रोसेस शुरू हुआ कंपैक्शन। उसमें क्या हुआ, सम ऑफ द सेल ऑफ दिस ब्लास्टोमियर दे अरेंज देमसेल्फ इन द पेरिफेरी, और बाकी के सेल्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कमरे में मान लो बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, कुछ बच्चों को हमने कहा कि वो दीवार की तरफ लग जाए, उन्होंने दीवार की तरफ एक लेयर बना ली, बाकी के सारे बच्चे एक कॉर्नर में इकट्ठे हो गए, तो एक सेंटर में कैविटी अपीयर होगी जिसको मैं कहता हूँ ब्लास्टोसील। ठीक है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोल देते हैं ट्रोफेक्टोडर्म, और ये जो एक सेल एक जिस तरफ से इकट्ठा हुआ है जिसको हम बोल देते हैं इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मैं ब्लास्टोसिस्ट भी कह देता हूँ या ब्लास्टुला भी कह देता हूँ। इसके अंदर ये कैविटी होती है जिसको मैं कहता हूँ ब्लास्टोसील कैविटी इज देयर। ठीक है ना, और जिस साइड पे ये जो सेल्स इकट्ठे हुए होते हैं उसको हम एम्ब्रियोनल पोल बोल देते हैं या एनिमल पोल बोल देते हैं, और दूसरी साइड को हम एब एम्ब्रियोनल पोल, ये देखो दिस इज एन एम्ब्रियोनल पोल, और ये वाली साइड आ जाती है एब एम्ब्रियोनल पोल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये देखा गया कि वो जो सेल्स, इधर ध्यान दीजिए, वो जो सेल्स ऑफ द, ये जो आउटर मोस्ट लेयर जिसको मैंने कहा ट्रोफेक्टोडर्म, ये ट्रोफेक्टोडर्म क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। और ये हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती रहती है जिससे एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है और आगे प्रेगनेंसी में बड़ा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और ये जो ट्रोफेक्टोडर्म है बाद में ये जो है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, डेट विल फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस, योग सैक आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो इनर सेल मास है डेट विल गिव राइज टू एन एम्ब्रियो, इनर सेल मास ने एम्ब्रियो को बनाना है, और बाहर की लेयर जो है ये ट्रोफेक्टोडर्म ने ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर जब बन जाता है, अब बाई 7th डे पे पहुंचते पहुंचते 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन अकर्स इन द फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। जब इम्प्लांटेशन से पहले ही जोना पेलूसिडा जो है वो अलग होती है, आप देखो इम्प्लांटेशन से पहले ही जोना पेलूसिडा अलग होती है। जोना पेलूसिडा तब तक इंटैक्ट रहती है जब तक कि एक ब्लास्टोसिस्ट अपनी एक प्रॉपर पोजीशन पे ना पहुंच जाए जहाँ पे इम्प्लांट हो, यानी कि ये फंडस, जब एक ब्लास्टोसिस्ट फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस में पहुंच जाता है तब जोना पेलूसिडा हट जाती है, और फिर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द जोना पेलूसिडा, जोना पेलूसिडा जो है दैट विल prevent the ectopic pregnancy, or you can say that will help in joining the blastocyst at its appropriate position। ये चीज़ आ गई। अब जब ये वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एम्ब्रियोनल एंड से इम्प्लांट होता है। तो और ये भी देखा गया कि ये जो सेल्स ऑफ द ट्रोफोएक्टोडर्म विच इज़ इन टच विद दैट ऑफ इनर सेल मास, उसको मैं सेल्स ऑफ राउबर भी कह देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज द सेल्स ऑफ राउबर। These are the cells of the trophoblast which are in touch with the inner cell mass। यानी कि अगर आप देखोगे ये ट्रोफेक्टोडर्म के सेल्स हैं, और ये वो ट्रोफेक्टोडर्म के सेल विच आर इन टच विद द इनर सेल मास, इसको मैं क्या कह देता हूँ, आई नेम्ड इट एज ए सेल्स ऑफ राउबर। ये यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आ गया, दिस इज द ट्रोफेक्टोडर्म आ गया, ठीक है ना, और ये जो आ गए इनर सेल मास आ गए, दिस इज द इनर सेल मास हो गया मान लीजिए। तो ये सेल्स ऑफ द ट्रोफेक्टोडर्म विच इज इन टच विद द इनर सेल मास, इसको हम बोल देते हैं सेल्स ऑफ राउबर का नाम दिया जाता है। वी नेम इट एज एन सेल्स ऑफ राउबर इज देयर। 7th डे पे आके इम्प्लांटेशन हो जाती है। जैसे इम्प्लांटेशन होती है, जो ट्रोफेक्टोडर्म के सेल जो कि ये ब्लास्टोसिस्ट, ये जो एंडोमेट्रियम के कंटेक्ट में आते हैं, ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और ये 2 लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं। दे विल फॉर्म द 2 लेयर ऑफ सेल्स। जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है, वो जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड सी होती है, जिसको हम बोल देते हैं, वी आल्सो नेम इट एज एन सिंक्टोट्रोफोप्लास्ट।
जो आउटर मोस्ट लेयर है ये देखो, ये बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, इसको बोल देते हैं सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर की तरफ की जो लेयर होती है वो सेलुलर फॉर्म में होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, तो वो जो है उसको हम बोल देते हैं क्रिप्टोट्रोफोब्लास्ट। जैसे मैं यहाँ से आपको एक बेसिक सा समझाता हूँ, ये जो थी ट्रोफोएक्टोडर्म की लेयर थी, ठीक है, दिस इज द ट्रोफोएक्टोडर्म की लेयर, और यहाँ पे जो था इनर सेल मास था, दिस इज द इनर सेल मास। अब ये यहाँ के सेल जो है डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करेंगे, और ठीक है ना, और जो आगे की तरफ जो सेल, ये एंडोमीट्रियम है, दिस इज द एंडोमीट्रियम, ये एंडोमीट्रियम के अंदर अब इमेजिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो सेल्स होंगे, जो फर्स्ट लेयर होगी उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, सेल्स के बीच में सेल वॉल नहीं होगी और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, तो इस लेयर को मैं कह देता हूँ सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट। और ये वाली लेयर जो है अंदर की तरफ है, जिसमें सेल वॉल बन जाती है और हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस आता है, इसको मैं बोल देता हूँ, वी नेम इट एज एट क्रिप्टोट्रोफोब्लास्ट। तो देख रहे हो आप, दिस इज द क्रिप्टोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट इज देयर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलेंगे। अब देखो ऐसे होता है कि अप टू द 2 मंथ हम, ठीक है ना, 2 मंथ तक तो हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। जब थर्ड मंथ शुरू हो जाता है, थर्ड मंथ शुरू हो जाता है, उसके थर्ड मंथ ऑनवर्ड वी स्टार्टेड सेइंग द फीटस, वी स्टार्टेड सेइंग द फीटस। ये लिखा हुआ है, एम्ब्रियो इज कॉल्ड ओनली अप टू द एंड ऑफ द 8 वीक। 8 वीक मतलब 2 महीने, तीसरे महीने ऑनवर्ड हम उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, फीटस कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। गैस्ट्रुलेशन देखो, पहले आपने देखा फर्टिलाइजेशन हुई, फिर क्लीवेज हुई, क्लीवेज के बाद मारूला बना, फिर ब्लास्टुला बना, अब गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, ये जो सेल्स बनते हैं इनकी मूवमेंट होती है, दे शो द मूवमेंट, एंड अल्टीमेटली द गैस्ट्रुलेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। वो 3 जर्म्स लेयर बनती है, डेट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ह्यूमंस के अंदर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इतनी साइमल्टेनियसली कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो हम वो पता नहीं लगता कि पहला कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, लेकिन हम उसको पढ़ाते टाइम हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं। गैस्ट्रुलेशन इज डन बाय मैनी प्रोसेसेस देयर, लाइक एपिबोली, लाइक एम्बोली, लाइक इनवेजिनेशन, ठीक है ना, इन्वोल्यूशन, कई मेथड हैं, लेकिन वो आपके लेवल तक हम नहीं करते, +2 लेवल तक हम उसको जनरल ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने देखा कि ये जो चीज़ बन चुकी थी कि ये इनर सेल मास था, दिस वाज द इनर सेल मास, थोड़ा सा ये, और ये बाहर की जो लेयर आ गई दैट वाज द ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है ना। अब ये जो इनर सेल मास होता है ये 2 में डिवाइड, ये 2 लेयर्स में रेंज हो जाता है। एक ऊपर वाली लेयर जिसमें सेल कोलम्नर होते हैं, जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और नीचे वाली लेयर जिसको मैं क्या कहता हूँ, हाइपोप्लास्ट कहता हूँ, ठीक है ना। 2 लेयर्स में हो जाते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट इज देयर, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एपीब्लास्ट थोड़े से सेल जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, और ट्रोफोएक्टोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी आ जाती है, जिसको मैं कहता हूँ एमनियोटिक कैविटी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि एपीब्लास्ट के सेल थोड़े से नीचे की तरफ आते हैं, जिससे ट्रोफोएक्टोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में कैविटी आती है, जिसको मैं कहता हूँ एमनियोटिक कैविटी। And this amniotic cavity is roofed by the amniogenic cells. This amniotic cavity is roofed by the amniogenic cells, and these amniogenic cells are derived from the ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म से ही बनते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, एपीब्लास्ट सेल थोड़े से नीचे गए, यहाँ पे कैविटी आ गई जिसको मैं कहता हूँ एमनियोटिक कैविटी, ठीक है ना। और ये एमनियोटिक कैविटी इज रूफ्ड बाय द एमनियोजेनिक सेल, एंड एमनियोजेनिक सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोएक्टोडर्म। ये आ गया एपीब्लास्ट आ गया, ठीक है ना, दिस इज द एपीब्लास्ट। अब ये नीचे हाइपोब्लास्ट है। अब क्या होता है, ये जो कैविटी थी जिसको हम क्या बोलते थे, वी नेम इट एज एन ब्लास्टोसील कह देते हैं। अब हाइपोब्लास्ट के सेल डिवाइड करते हैं, ये देखोगे हाइपोब्लास्ट के सेल डिवाइड करेंगे, एंड दे विल फॉर्म ए लेयर जस्ट इनर टू द ट्रोफोएक्टोडर्म, एंड इट विल कंप्लीटली इंसर्कल द ब्लास्टोसील। मैंने क्या बताया, हाइपोब्लास्ट के सेल डिवाइड करेंगे और दैट विल कंप्लीटली इंसर्कल द ब्लास्टोसील, एंड दैट विल मूव जस्ट इनर टू द ट्रोफोएक्टोडर्म। ये देखो, ये ट्रोफोएक्टोडर्म के बीच में इन्होंने कर लिया, ठीक है। और ये अब मैं ब्लास्टोसील को मैं कहना शुरू कर देता हूँ प्राइमरी योग सैक, और ये दिस इज द एंडोडर्मल सेल्स आर देयर। ये जो 2 लेयर अरेंज होती है, जिसको मैंने कहा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट बाद में जाके एक्टोडर्म बनाती है और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनती है, ठीक है ना। एपीब्लास्ट जो है दैट विल फॉर्म द एक्टोडर्म, और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनता है, ठीक है। ये देखा कि हाइपोब्लास्ट के सेल ने डिवाइड करना शुरू किया, दे विल फॉर्म ए लेयर जस्ट इनर टू द ट्रोफोएक्टोडर्म, and it will completely circle this blastocele. Now this blastocele is called as a primary yolk sac कहना शुरू कर देते हैं। ये amniotic cavity आ गई, प्राइमरी yolk sac आ गया, बाहर ट्रोफोएक्टोडर्म आ गया।
अब क्या होता है, ट्रोफोएक्टोडर्म के सेल जो हैं, ये ट्रोफोएक्टोडर्म के सेल जो हैं हम देखेंगे कि ये जो है डिवाइड करते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस द मास ऑफ द सेल। इस मास ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं। ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म ने डिवाइड करना शुरू किया, देखो अब ये बाहर ट्रोफोएक्टोडर्म ने जब डिवाइड करना शुरू किया तो ये सारा पोर्शन अंदर चल जाएगा, ये पोर्शन दिखाया गया अंदर चला गया। ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म जो है दैट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है ये प्रोड्यूस करती है। और ये जो है जिसको हम बोल देते थे प्राइमरी योक सैक जो है ये अंदर की तरफ चलेगी। ये हमने देख लिया एंडोडर्मल सेल ऑफ द योक सैक जिसको हम कह देते हैं, ठीक है ना, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द योक सैक। क्यों कहा एंडोडर्मल सेल ऑफ द योक सैक, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो क्या बनाते हैं, एंडोडर्मिस बनाते हैं। तो इसलिए जो सेल उसने प्रोड्यूस किए गए उसको हम कहेंगे एंडोडर्मल सेल ऑफ द योक सैक इज देयर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी है ये स्प्लिट कर जाती है, ये स्प्लिट कर जाती है, इसके बीच में कैविटी आ जाती है, आधी अंदर की तरफ चल जाती है, आधी बाहर की तरफ आ जाती है, आधी अंदर की तरफ चल जाती है, आधी बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि जो बाहर की तरफ आती है, ये जो अब जो बाहर की जब जो लेयर है ट्रोफोएक्टोडर्म जिसको मैं कह रहा हूँ, और उसके भी अंदर ये जो बिंदियों से शो की गई है, ये जो बिंदियों से शो की गई है, कुछ लेयर बाहर चली गई है और कुछ लेयर अंदर आ गई है, ठीक है ना। जो बाहर चली गई है और वो जो है अलॉन्ग विद द ट्रोफोएक्टोडर्म प्लस जो बाहर की तरफ लेयर चली गई है किसकी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, कुछ लेयर बाहर की तरफ चल जाती है, कुछ लेयर अंदर की तरफ आ जाती है, बीच में स्पेस क्लियर हो जाता है। ये जो स्पेस बीच में आता है इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ये जो स्पेस क्रिएट हो जाता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ये जो बाहर की तरफ लेयर आ गई, ठीक है ना, और ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म आ गया, ट्रोफोएक्टोडर्म लेयर आ गई और बाहर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लेयर आ गई, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, दे विल फॉर्म द कोरियन। ये क्या बनाएंगे, कोरियन, दैट विल फॉर्म द कोरियन इज देयर, दैट विल फॉर्म द कोरियन, ठीक है ना। कोरियन जिसको हम बोल देते हैं, कोरियन इज फॉर्म्ड बाय द, ये नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया, ट्रोफोएक्टोडर्म इन ऑन द आउटर साइड एंड द सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। वो मैंने आपको बताया, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो बाहर की तरफ चल जाती है उसको हम कह देते हैं सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो अंदर की तरफ चल जाती है उसको हम बोल देते हैं स्प्लैंक्नोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये लिखा हुआ देखो, जो अंदर की तरफ चलेगी दैट इज द स्प्लैंक्नोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो बाहर की तरफ आ गई दैट इज द सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो बाहर की तरफ आई है वो ट्रोफोएक्टोडर्म के साथ मिलके एक लेयर बनाती है जिसको बोलते हैं कोरियन, जिसको मैंने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। मैंने अभी पहले बताया कि क्या बताया कि ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो आपने देखा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बना वो भी ट्रोफोएक्टोडर्म से ही बना था। तो मैंने क्या बताया कि जो सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोएक्टोडर्म आपस में मिलकर कोरियन बनाती हैं। कोरियन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, ये बाद में जाके ये हमारे कोरियोनिक विल्लाई बनाती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये इसके साथ इम्बेंड कर जाएगा, किसके साथ, एंडोमीट्रियम के साथ, धीरे धीरे ये सिंक कर जाता है और पूरा का पूरा अंदर चल जाता है। इट गेट कम्प्लीटली इनक्लोज्ड इन द एंडोमीट्रियम। यहाँ पे एक डायग्राम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा एंडोमीट्रियम में क्लोज हो चुका होता है। ये तो जब डिटेल में हम आगे करेंगे जब प्लासेंटा के फंक्शन में, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो आपने देखा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरा का पूरा एंडोमीट्रियम के अंदर चल जाता है और एंडोमीट्रियम उसको क्लोज कर देती है, ठीक है जी। अब दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म के बीच में स्पेस आ गई, दैट इज एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी इज रूफ्ड बाय द एमनियोजेनिक सेल विच इज प्रोड्यूस बाय द ट्रोफोएक्टोडर्म। उसके बाद हाइपोब्लास्ट के सेल जो है एक लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोले थे एंडोडर्मल सेल्स, जो कि ब्लास्टोसील को कवर कर लेती है। अब हम ब्लास्टोसील को कहते हैं प्राइमरी योक सैक इज देयर। उसके बाद हमने देखा कि ट्रोफोएक्टोडर्म के सेल्स ने फटाफट डिवाइड किया एंड दे विल प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है ना, और ये प्राइमरी योक सैक अंदर की तरफ चलेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म स्प्लिट करगी आउटर लेयर और इनर लेयर के अंदर, ठीक है ना। जो आउटर लेयर को कहा गया सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और जो अंदर की लेयर को कहा गया स्प्लैंक्नोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है ना। ये देखा गया कि जो ट्रोफोएक्टोडर्म
प्लस सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ने मिलकर कोरियन बनाई, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। बाद में ये एक प्लासेंटा बनाने में रोल प्ले करती है, और ये कोरियोनिक विल्लाई बनाती है, जो कि एक प्लासेंटा बनाने में काम करते हैं। ये देख रहे हो, ये कोरियन से विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और ये प्लासेंटा बनाते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। अब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था, दिस इज द एपीब्लास्ट आ गया, हाइपोब्लास्ट आ गया। अब ये प्राइमरी योग को मैं सेकेंडरी योग सैक कहना शुरू कर देता हूँ, और जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बीच में स्पेस आई थी, इसको मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। अब क्या होता है कि ये जो एमनियोटिक कैविटी थी, यहाँ पे एमनियोजेनिक सेल्स थे। अब हम देखेंगे कि बाहर की तरफ जो था सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, और अंदर की तरफ क्या थे, एमनियोजेनिक सेल थे। और एमनियोजेनिक सेल भी किससे डिवाइड हुए थे, किससे बने थे, ट्रोफोएक्टोडर्म से बने थे। ठीक है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एमनियन बनाती हैं। देट विल फॉर्म द एमनियन इज देयर, एमनियन की फॉर्मेशन होती है। लिखा हुआ है एमनियन इज फॉर्म फ्रॉम द एमनियोजेनिक सेल इनसाइड एंड सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड। ये एमनियन बन जाता है, दिस इज एन एमनियन। अब एमनियन जो है ये पूरा, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बाद में हम देखेंगे पूरा फीटस इसके अंदर ही डेवलप होगा, और वो जैसे ये केस आप देख रहे हो, ये पूरी एक एमनियोटिक कैविटी आ जाती है। ठीक है ना, ये जो एमनियन बनी है, दिस इज द एमनियन, ये देखो लिखा हुआ है एमनियन, और एमनियन में उसने लिखा भी हुआ है सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड एंड ट्रोफोब्लास्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो एमनियोजेनिक सेल हैं वो भी ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप हुए हैं। तो बाद में हम इसको ट्रोफोब्लास्ट ही कह देते हैं जब ये पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एमनियोजेनिक सेल ऑन द इनर साइड एंड द सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑन द आउटर साइड, ये आपस में मिलके एमनियन बनाते हैं। कोरियन में हमने क्या देखा कि ट्रोफोएक्टोडर्म बाहर की तरफ एंड सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अंदर की तरफ, उसने मिलके क्या बनाया, कोरियन। इधर क्या था, सोमैटोप्लूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर की तरफ था, और ये जो थी क्या कहते हैं, कोरियन जो थी, ये जो एमनियोजेनिक सेल जो थे ये अंदर की तरफ थे, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एमनियन बनाया। ठीक है जी, अब यहाँ तक हो गया। अब ये इस चीज़ का डायग्राम जो है यहाँ पे शो किया गया है, ये चीज़ है, देखो ये आ गई एमनियोटिक कैविटी आ गई, एमनियन आ गई। ठीक है ना, नीचे दिस इज द सेकेंडरी योग सैक आ गया। ठीक है ना, ये योग सैक, ये सेकेंडरी योग सैक है जब बन जाता है। ये देखो आप, पहले हम इसको प्राइमरी योग सैक कहते थे, अब हमने इसको सेकेंडरी योग सैक कह दिया। ये जो 3 लेयर्स हैं, ये एपीब्लास्ट आ गया, हैप्पीब्लास्ट आ गया। अब हम देखेंगे कि एपीब्लास्ट के अंदर एक इन्वेजिनेशन आती है। एपीब्लास्ट एक नए सेल प्रोड्यूस करती है, वो सेल जो है नीचे जाके रेंज हो जाते हैं, यहाँ पे रेंज हो जाते हैं, और वो बनाते हैं सबसे पहले एंडोडर्म। तो सबसे पहले एंडोडर्म बनती है। मैंने क्या बताया, एपीब्लास्ट के सेल में एक इन्वेजिनेशन आती है, इन्वेजिनेट करती है, एक लाइन सी बनती है जिसको मैं कहता हूँ प्रिमिटिव स्ट्रीक, मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंप्यूटर ग्राफिक से भी आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है। ये एक इन्वेजिनेशन है। ठीक है ना, एक इन्वेजिनेशन है। जैसे मान लीजिए ये वॉल चल रही है, सपोज दिस इज अ वॉल चल रही है, तो उसके अंदर एक ऐसे इन्वेजिनेशन आई। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है, ये देखो इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि एमनियन बताया, एमनियोटिक कैविटी बताया। मैं आपको थोड़ा सा आगे ही करूँगा ये। ठीक है, ये आप देखोगे इसके अंदर अब एक ये क्रेनियल एंड है जो कि हेड एंड है, और ये कॉर्डल एंड है जो कि टेल एंड। ये देखो, ये यू सी दिस, ये जो लाइन सी चली है, ये क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जो कि कॉर्डल एंड से क्रेनियल एंड की तरफ चलती है। ये देखो आप, स्ट्रीक आ गई ना, मतलब एक ग्रूव सा आ गया। ये ग्रूव कैसे हुआ, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स बाय द एपीब्लास्ट। वो एपीब्लास्ट के जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, और सबसे पहले हाइपोब्लास्ट को हटा देते हैं, और वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, वो बनाते हैं एंडोडर्म। ठीक है ना, फिर उसने और सेल बनाने हैं, उसने यहाँ पे अरेंज हो जाना है, उसने बनानी है मेसोडर्म, और बाहर की लेयर ने बन जाना है एक्टोडर्म। ये देखो मैं यहाँ पे एनिमेशन से अभी आपको दिखाता हूँ, और ठीक है, यू विल सी फ्रॉम द एनिमेशन। ये देखिए, ये दिस आई शो यू। अब देखो उसने इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाया है, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाया गया है। ये देखो, ये जो ट्रांसफर सेक्शन है, ये जो इसमें जो ट्रांसफर सेक्शन है वो ये वाला ट्रांसफर सेक्शन है, ये चीज। ठीक है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये एपीब्लास्ट से नए सेल्स आएंगे, वो अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेट करेंगे। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कैसे ये सेल प्रोड्यूस करेगा। ये देखो प्रिमिटिव स्ट्रीक से इसने सेल प्रोड्यूस किए, और ये नीचे पीले वाले सेल हाइपोब्लास्ट, इनको हटा दिया, और ये सबसे पहले लेयर बन गई एंडोडर्म।
ये देखो ये जो लेयर बन गई उसमें लिखा हुआ है डेफिनेटिव एंडोडर्म मतलब फाइनल एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है वो सेल प्रोड्यूस करेगी, ये देखो फर्दर सेल प्रोड्यूस करेगी, वो यू विल सी they will produce more cells and that will arrange between the epiblast and endoderm and it will form the mesoderm। ये वाली लेयर जो है mesoderm बन जाएगी और ये जो लेयर है that is ectoderm। इस तरह 3 layers will be formed, ectoderm, mesoderm and endoderm, and gastrulation will result in the formation of 3 layers। अब जब ये 3 layers बन जाएंगी उसके बाद organogenesis process शुरू होगा। ओके बेटा।